आज हमारे बच्चे जब पीड़ित होते हैं, क्या हमको दुख नहीं होता? आज हमारी बच्चियां दिल्ली में बैठी जंतर मंतर पर, उनके साथ उन्होंने आरोप लगाया, शोषण हुआ, वो पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, हमें दुख नहीं होता? उस पर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगता है? आधुनिक खेती हो रही है, दुबई में देखो क्या निकल गया। लेकिन यह बात भी सच है, 18 के चुनाव में हेमराम जी ने मुझे कहा कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता। मैं तो अध्यक्ष था, मैंने कहा मैं आपको निर्देशित करता हूं, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, आप चुनाव लड़ोगे। और यही परिणाम रहा हरीश जी, बाड़मेर जिले में एक तरफा कांग्रेस जीती। और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि हेमराम जी आपके चुनाव लड़ने से, आपका नेतृत्व देने से बाड़मेर को ताकत मिली, हम सब यहां पर जीत कर गए। और क्योंकि हेमराम जी मेरी बात मान लेते हैं, तो उसका मैं कभी कभी शोषण भी करता हूं। जज्बाती आदमी है, अपनी बात पे अड़ जाते हैं। एक बार उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और वापस लेने को तैयार नहीं। सबने बहुत बार कहा यहाँ वहाँ, लेकिन फिर मैंने घर बुलाकर इनको हाथ जोड़कर निवेदन किया। मैंने कहा हमारी सरकार है, आप अपना इस्तीफा वापस लो। और मैं धन्यवाद करना, आज इस मन से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरी बात को स्वीकार कर वो इस्तीफा वापस लिया। और आज भी कोई पद का, सत्ता का कोई लालच नहीं है। आपने देखा बहुत साधारण जीवन इनका है और जीवन शैली ऐसी है कि हर व्यक्ति अपने से इनको संबंधित कर सकता है। लेकिन आप सबके खातिर, हम सब के आग्रह पर इन्होंने आज हमारी सरकार के अंदर मंत्री पद संभाला हुआ है। तो इन्होंने जो बीड़ा उठाया उसको आज अंजाम दिया। आप सब लोगों के सामने इतना बड़ा स्वर्गीय वीरेंद्र जी के नाम पर एक हॉस्टल बना है, एक मूर्ति यहाँ पर लगी है। और जिस प्रकार से, जिस आधुनिक सोच के साथ इसकी स्थापना हुई है, मैं समझता हूँ बहुत लंबे अरसे तक हजारों हजार बच्चों को सही रास्ता दिखाएगा। और राजस्थान और देश में अगर आगे विकसित होना है तो दो रास्ते हैं, किसानी और पढ़ाई और फिर कमाई। और हम सब लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अगड़े हैं, जैसे भी हैं, हम सबको अगर हम किसानी करेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ लिख कर, स्वर्गीय पायलट साहब कहा करते थे हमेशा, जब किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, गांव ढाणी में रहने वाला बच्चा, और वो सारे बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर उन तमाम कुर्सियों पर नहीं बैठ जाते जहां से देश और प्रदेश की नीतियां बनती हैं, तब तक ये देश विकास नहीं कर सकेगा। और हरीश जी, आपने जो बात बोली आज मन से, मैं पूरा समर्थन आपका करता हूं। लेकिन आज संघर्ष क्यों करना पड़ता है? आज अपने हक अधिकार को जो संविधान कानून में लिखा है, उसको लेने के लिए भी हमको आग्रह क्यों करना पड़ता है? हमको तमाम चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उन तमाम कुर्सियों पर जब गरीब और किसान के बच्चे बैठ जाएंगे तो हमें कभी झेलना नहीं पड़ेगा, हमारे काम अपने आप हुआ करेंगे। 2%, 5%, 6%, ये सब आंकड़ों के जाल में लोगों को फंसाकर तमाम विसंगतियां पैदा कर जो रुकावटें पैदा होती हैं। और हम 36 कौम के सभी लोग, इसमें कोई जाति बिरादरी की बात नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति, जो बच्चा और बच्ची गांव में रहा पला बड़ा है, उसको मालूम है क्या चुनौतियां हैं किसानी में, कब दिक्कत बीज लेने में आती है, खाद डालने में आती है, पानी लगाने में आती है, फसल बेचने में आती है। जिसको जानकारी नहीं है, किस संघर्ष से बच्चा पढ़ाई कर पैदा होने के बाद मेहनत कर पढ़ाई कर आगे बढ़ता है, जिसको उसकी कल्पना नहीं है, वो समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। आज हमारे बच्चे जब पीड़ित होते हैं, क्या हमको दुख नहीं होता? आज हमारी बच्चियां दिल्ली में बैठी जंतर मंतर पर, उनके साथ उन्होंने आरोप लगाया, शोषण हुआ, कितने दिनों से बैठी हैं, हमारे दिल में दुख नहीं होता? आज हमारे बच्चे जो सालों मेहनत करते हैं, जिनके माँ बाप अपना पेट काट कर उनके ट्यूशन करते हैं, पढ़ाई कराते हैं, वो एग्जाम देते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, हमें दुख नहीं होता? उस पर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगता है? न्याय दिलाने में इतनी पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे जो यहां से निकल कर गए हैं। उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे जिनका दिल दुखे, जिनको 10,000 की, 50,000 की कीमत का पता हो। साथियों, संकल्प हमको लेना पड़ेगा भविष्य के लिए।
ये बात बाड़मेर की नहीं है, ये सीमावर्ती जिला हमारा, यहां खान भी है, खनिज भी है, तेल भी है, सब कुछ निकला। बाकी मुल्कों में जहां रेगिस्तान होता है आज वो कहां पहुंच गए हैं? क्या कारण है कि हमारा ये जिला आगे नहीं बढ़ सकता? आधुनिक खेती हो रही है, दुबई में देखो क्या निकल गया, वहां पर भी तेल है। हेमाराम जी, हरीश जी मिलकर यहां पर अगर हम सब मिलकर काम करेंगे और सही संकल्प लेंगे, यहां पर रोजगार के अवसरों में अगर हम बाड़मेर के नौजवानों को प्राथमिकता देंगे तो क्या गलत बात है? यहां के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हमारी धरती से तेल निकल रहा है, खान निकल रही है। सब कुछ बदल सकता है, सपना देखने की जरूरत है, सब कुछ तब्दील हो सकता है, कदम उठाने की जरूरत है, सब सपने साकार हो सकते हैं, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। नौजवानों का यह देश, नौजवानों का यह प्रदेश, नौजवानों की ऊर्जा, इनकी संकल्प शक्ति, इनकी ताकत, इनका देह, ये किसी के मोहताज नहीं है। अवसर चाहिए, प्रतिस्पर्धा बराबर की हो। बाड़मेर का यहां का नौजवान लड़का लड़की दुनिया के किसी देश के लड़के लड़की के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मौका तो मिले, अवसर तो मिले, बराबरी की लाइन में तो खड़ा कर कर देखें और फिर देखो हमारे बच्चे कहां तक पहुंच सकते हैं। नौजवानों को मौका देने की जरूरत है, उन पर विश्वास करने की जरूरत है। और इस वीरेंद्र धाम से मैं चाहता हूं ऐसे नौजवान बच्चे निकल कर जाएं, अगले 5, 10, 20 सालों के अंदर कलेक्टर बने, एसपी बने, राजनेता बने, बड़े बड़े उद्योगपति बने, ताकि इस जिले का, इस क्षेत्र का, आप सबका हमारा नाम रोशन हो सके। साथियों, समय किसी के लिए रुकता नहीं है और मुझे खुशी है आज ओला साहब ने हम सबके हाथ खड़े करवाए और हेमाराम जी ने मुझे कहा कि सुनीता ने भाषण दे दिया, स्वागत भाषण, आप लोग बोल लो, मैं आज भाषण दे नहीं पाऊंगा। और उन्होंने कहा मैं बहुत भावुक हो जाता हूं। मैंने कहा हेमाराम जी, ये सब लोग यहां पर आज आपकी 2 लाइन सुनने के लिए आए हैं और मेरे बाद मैंने भी इनको निवेदन किया है, यहाँ आपसे बोलेंगे, राम राम करेंगे, आपका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हेमाराम जी संकोच करने वाले व्यक्ति हैं, थोड़ा बहुत इनको हमें धक्का देना पड़ता है। और आने वाला समय आप सबका समय है। आने वाले समय में तमाम संभावनाओं को हमें कामयाब करना है। जो कुरीतियां हमारे अंदर हैं, आज देश प्रदेश में कहीं लूटपाट होती है, भ्रष्टाचार होता है, उसके खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करी। हो सकता है किन्हीं लोगों को बात पसंद नहीं आई हुई हो, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ता रहूंगा और आप सब लोगों के लिए, क्योंकि दीमक की तरह हमको यह भ्रष्टाचार खा रहा है। ईमानदारी, सादगी, राजनीतिक जीवन में स्पष्टवादिता, अच्छे आचरण वाले, अच्छे सोच वाले लोग अगर राजनीति में आएंगे, महत्वपूर्ण पदों पर बैठेंगे, चाहे नगर पालिका का हो, पंचायत समिति का हो, जिला परिषद का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, कोई भी पद हो, अच्छे लोगों का चयन आपको करना है।